हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी पुलिस रहा, हाई कोर्ट रहा, तो इन एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है। तो आज हम हिंदी का चैप्टर बड़ से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम हिंदी के पहले चैप्टर से, बड़ से। बड़ क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। कहना देखिए, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते बड़ कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सके उसको क्या कहते हैं, बड़ कहते हैं। या अगर पूछा जाए कि बड़ जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एक होता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक होता है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अगर बात करें मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की तो वो होती है ध्वनि। और यदि पूछा जाए कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो वो होती है बड़। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसे ही आ जाए क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो वो बड़ होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है बड़। ठीक है, तो अब देखा कह रहे हैं बड़ों के व्यवस्थित समूह को बड़माला कहते हैं। देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे ही डेफिनेशन आपकी पूछी गई थी। तो बड़ों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, बड़माला कहते हैं। अगला है, हिंदी बड़माला में वर्णों की संख्या 44, हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी में 52 होती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए हिंदी बड़माला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44, जबकि हिंदी बाल पोथी में कितनी होती है, 49, और देवनागरी हिंदी में कितनी होती है, इतनी होती है आपकी 52। अगला है, देखिए कह रहे हैं वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अगला आता है, देखिए स्वर की परिभाषा क्या है। कह रहे हैं वे बड़ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी बड़ की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। तो स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या किसी बड़ की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके वो स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या में 10 होते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनकी अगर बात करें संख्या, स्वरों की संख्या होती है 11, और जबकि मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या देखी जाए तो वो होती है 10। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए पहला स्वर आता है बड़ा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ऐसे एड़ी, बड़ा ए, औ और औ। देखिए अगर इनकी टोटल संख्या गिना तो ये होती 11, लेकिन अगर मात्राओं की संख्या अगर इनमें गिनी जाए तो मात्राएं होती है इसमें केवल 10, क्योंकि छोटा ए की, ये छोटा ए जो स्वर होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो अगर बात करें संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी आपका। अगला है, कह रहे नोट लिख कर कहा ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो जब तो ये 10 होते हैं, जबकि मात्राओं के बिना ये 11 होते हैं। अब हेडिंग है आपका स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, ये देखिए स्वरों के भेद आपके पहला आता है हस्व स्वर। और हस्व स्वर में कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेसर ऋषि। इनको लघु स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, और रूढ़ स्वर भी इनको ही बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि हिंदी बड़माला में रूढ़ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो रूढ़ स्वरों की संख्या होती है 4, जिनको लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सहायता से ही अगले स्वर बनाए जाते हैं, इनकी इसलिए इनको लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं बड़े, इनको गुरु स्वर भी बोलते हैं, संधि स्वर भी बोलते हैं, और यौगिक स्वर भी इनको बोला जाता है। तो इनकी संख्या होती है 7। और ये होते कौन कौन से हैं, एक तो होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा छोटा ए, बड़ा ए, औ और ओ, ये 7 होते हैं। तो ये भी यहाँ आपका क्वेश्चन आता है कि हस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7, जिनको यौगिक स्वर, संधि स्वर और गुरु स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है व्यंजन। अब देखिए व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर किसी स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। जैसा स्वर था तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता था, जबकि व्यंजनों का उच्चारण जो होता है ये किसी न किसी स्वर की सहायता से किया जाता है। तो व्यंजन की परिभाषा होती है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 33। देखिए इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जबकि स्वरों को व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा नहीं लिया जाता है, जबकि व्यंजनों को व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है।
व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? तो व्यंजनों के भेद होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। देखिए बात करें स्पर्श व्यंजनों की तो ये कै श्रेणी से लेकर के मैं श्रेणी तक आते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25। आगे बताएंगे इनके बारे में भी। जबकि अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4, एक य, रे, लेब, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्यंजन दे देगा, पूछेगा कौन सा अंतःस्थ है, कौन सा स्पर्श है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो अभी पहले हम बता रहे हैं कि कितने कितने होते हैं, इनकी संख्या पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि संख्या एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, रे, लेब, और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, जो बड़ा से, षटकोण वाला से और छोटा से और है, ये 4 आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। और टोटल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी है? 33। अगला देखिए हेडिंग है आपका स्पर्श व्यंजन। पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए कह रहे हैं स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है छूना या स्पर्श करना। स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छूना या स्पर्श करना। अब देख बे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए कोई सा भी वर्ण है, अगर उस वर्ण से कोई 2 भाग, मुंह के कोई 2 भाग आपस में परस्पर स्पर्श कर रहे हैं तो वो वर्ण कैसा कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। कह रहे ना बे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिन्हें 5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। तो कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 25, और 5 के वर्गों में इनको बांटा गया है। जिसमें आता है पहला कै वर्ग। कै वर्ग आता है कै खे कै घे, यानी कि इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कै वर्ग में कौन शामिल है, चे वर्ग में कौन शामिल है, टे वर्ग में कौन शामिल है। तो देखिए सब हर एक व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि व्यंजनों को लिखते समय हलंत की आवश्यकता पड़ती है, जबकि स्वरों को लिखते समय हलंत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये 5 वर्ण आपके टे वर्ग, चे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग और कै वर्ग। अगला आता है देखिए अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा हेडिंग आपका अंतःस्थ व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाले बे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है। अंतःस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। कह रहे हैं बे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय सांस वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परिभाषा ही पूछ लेता है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। तो इनकी संख्या होती है 4। पहला आता है देखिए इसमें ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखिए ये क्या होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन के बारे में कह रहे हैं ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गर्म होता है। बे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय सांस वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो जिनका उच्चारण करते समय गर्म वायु बाहर की ओर आए उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अगला होता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। 2 अक्षरों के मेल से बने वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये कह रहे हैं 2 अक्षरों के मेल से बने वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसा आपका 6 आता है, 6 क्षत्रिय वाला, तो एक कै और से बनता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वर्ण किस किस से मिलकर के बना है। तो आधा कै और से मिलकर के बनता है, षटकोण वाले से। त्रय आता है, एक आता है गे से ज्ञानी और एक आता श्रेय। तो ये 4 वर्ण कैसे होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। इनको देख लेना किस किस से मिलकर के बनते हैं। अगला है शब्दकोश। शब्दकोश में देखिए मिलकर के बनते हैं कै और खे से, तय और थे से, जय और झय से और से और से। इनका स्थान देखिए अगर बात करें 6 का स्थान किसके बाद में आता है? तो कै के बाद में आता है और खे से पहले आता है। त्रय का तय के बाद में थे से पहले, और गे का देखिए जय के बाद में आता है, और श्रेय का से के बाद में आता है। अगला है देखिए कह रहे हैं अयोगभाव वर्ण। अयोगभाव वर्ण कौन से होते हैं? बे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, अयोगभाव वर्ण कहलाते हैं। तो अयोगभाव वर्ण की परिभाषा होती है बे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, या तो वो ना तो वो स्वर होते हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं। तो उनको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? अयोगभाव वर्णों की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। जैसे ए होता है आपका अनुस्वार और अंग होता है विसर्ग वाला। उसके बाद में देखिए नोट कह रहे हैं हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है। हिंदी शब्दकोश की जो शुरुआत होती है वो अयोगभाव वर्णों से ही होती है। अगला है देखिए
कौन कौन से हैं, ये है आपका ए और अंग और आ वाला, और कै ये अंग की बिंदी वाले जो आते हैं। उसके बाद में अगला है उच्छिप्त वर्ण। अब उच्छिप्त वर्ण क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीव मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। जैसा आपका ड़ और ढ होता है, ये इसमें क्या होता है, जीव जो है ना मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे की ओर गिरती है, तो इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है, ड़ और ये ड होते हैं। अब देखिए कह रहे हैं, देखिए यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता। इंपॉर्टेंट है, देखिए यदि उच्छिप्त वर्णों की शुरुआत लिखते समय, कह रहे हैं यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है तो इनको लिखते समय बिंदु नहीं माना जाता है। जैसे डमरू हुआ, ढोलक हुआ, डलिया हुआ, ढक्कन हुआ, डाली हुआ। उसके बाद में नियम नंबर 2 है इसका, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता। जैसे पंडित हुआ, बुढ़ा हुआ, अड्डा, खड्ड, मंडल आदि। उसके बाद में कह रहे हैं उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। जैसे पढ़ाई में भी आता है, लड़ाई में, सड़क में, पकड़ना, ढूंढना आदि। उसके बाद में अगला आता है, देखिए रकार, रेफ या रे संबंधी नियम। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। नियम नंबर पहला क्या है, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है रे को उसी व्यंजन या वर्ण के ऊपर लिख दिया जाता है। तो उसके बाद में जैसे कर्म हुआ, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, आशीर्वाद। अगला नियम है इसका, देखिए रे संबंधी। कह रहे हैं यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश हुआ, प्रभात हुआ, क्रम हुआ। उसके बाद में नियम नंबर 3 आता है इसका, टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे आप राष्ट्र लिखते हैं तो टे वर्ग को रे के नीचे लिखा जाता है। जैसे ट्रक हुआ, ड्राइवर हुआ, ड्रग्स हुआ, ड्रामा, ये सड़क, सब ये आपके टे वर्ग के नियम हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।